अब पढ़ना है एवरेज पावर इन एसी सर्किट। तो एसी सर्किट में एवरेज पावर क्या होता है? तो पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क P इक्वल टू dW/dt। ये सबको पता है कि पावर क्या होता है, कैपेसिटी टू डू वर्क, कि किस रेट से हम लोग किसी भी वर्क को करते हैं, या कोई भी एप्लियंस, कोई भी मशीन्स किस रेट से कितना वर्क करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। तो इन एसी सर्किट बोथ EMF एंड करेंट चेंजेज कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन एसी सर्किट में क्या होता है कि करेंट और ये EMF दोनों चेंज करते रहता है टाइम के साथ। सो इन एसी सर्किट वी कैलकुलेट एवरेज पावर। इसलिए हम लोग एसी सर्किट में क्या करते हैं, एवरेज पावर निकालते हैं। तो पावर एवरेज इक्वल टू ERMS इंटू IRMS cos फाइव होता है। ERMS का फॉर्मूला क्या होता है, E0/√2, जो कि मैक्सिमम EMF का 1/√2 टाइम्स होता है। IRMS क्या होता है, तो मैक्सिमम करंट का 1/√2 टाइम्स होता है। तो क्या हो जाएगा, P एवरेज इक्वल टू E0/√2 इंटू I0/√2 इंटू cos फाइव। हम चाहे तो इसे लिख सकते हैं E0I0/2 cos फाइव, जो कि पावर एवरेज होगा। ठीक, तो यहाँ पे cos फाइव जो है यह क्या है, फेज फैक्टर है। यह फाइव जो होता है वो अलग अलग सर्किट में अलग अलग वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जैसे रेजिस्टेंस वाले में अलग, कैपेसिटर वाले में अलग, इंडक्टर वाले में अलग, या फिर जिसमें कैपेसिटर हो, इंडक्टर हो और ये रेजिस्टेंस हो, ये तीनों एक साथ हो, तो उसमें फाई जो निकाले वो अलग होता है। तो फाई अलग अलग होता है। फाई है क्या, तो ये करंट और इसका EMF का दोनों के बीच का क्या है, एंगल होता है, जो कि दोनों के बीच का एंगल का सेपरेशन है, कितने डिग्री से एक दूसरे को अलग करता है। तो अगर हम बात करें केस फर्स्ट में प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का, मतलब एक ऐसा एसी सर्किट जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस दिया गया हो R, यह क्या है, E=E0 sin ω t। ऐसे केस में जो I आता है वो आता है I0 sin ω t। तो यहाँ पे फाई क्या होता है, जीरो होता है, मतलब दोनों का एंगल जो है वो सेम होता है। तो फाई इक्वल टू जीरो होता है। तो फाई जब जीरो होगा तो कॉस फाई जीरो, यानी कॉस जीरो इक्वल टू 1। तो पावर एवरेज क्या हो जाएगा, ERMS इंटू IRMS। ठीक, उसी तरह सेकेंड केस में जब लेते हैं प्योरली कैपेसिटेटिव सर्किट का लेते हैं, तो फाई इक्वल टू क्या होता है, π/2, क्योंकि इसमें क्या होता है E=E0 sin ω t और I=I0 sin ω t प्लस π/2 होता है। तो इसमें कितना का एंगल चेंज आया, π/2 का, तो यही फेज है π/2। जब फाई इक्वल टू π/2 है तो कॉस π/2 का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। जैसे ही कॉस जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे पावर के फॉर्मूला में, तो क्या हो जाएगा, P एवरेज जो होगा वो जीरो हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग प्योरली इंडक्टिव सर्किट का देखें, प्योरली इंडक्टिव सर्किट का, तो इसमें क्या होता है, फाई इक्वल टू माइनस π/2 होता है। क्यों, क्योंकि E बराबर होता है E0 sin ω t, I बराबर होता है I0 sin ω t माइनस π/2। कितना का चेंज आया इसमें, माइनस π/2 का। तो माइनस π/2 या प्लस π/2, कॉस π/2 जो होता है वो जीरो होता है। तो कॉस π/0 होता है, मतलब यहाँ पे पावर जो एवरेज आएगा वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि सिर्फ प्योरली कैपेसिटेटिव सर्किट हो या फिर प्योरली इंडक्टिव सर्किट हो, ये दोनों पावर कंज्यूम ही नहीं करता है, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी का लॉस नहीं होने दे रहा है, जबकि है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इससे जो करंट पास करता है उसको वाटलेस करंट भी कहा जाता है, मतलब इसमें कोई वाट कुछ भी पावर जो है वो खर्च नहीं हो रहा है। अब है LC ओसिलेशंस। ठीक, LC ओसिलेशन में क्या होता है, L और C एक ऐसा पैसिव सर्किट डिवाइस है, मतलब पैसिव एलिमेंट है, जिसमें क्या होता है, पावर जो होता है वो कंज्यूम नहीं कर पा रहा है। जैसा कि पीछे देखें हैं कि एवरेज पावर जो हम लोग निकालते हैं पूरे एक टाइम पीरियड के लिए, उसमें दोनों का जो पावर आता है वो जीरो आता है। तो जो भी एनर्जी एक बार हम देंगे
वह क्या करेगा, वही एनर्जी इस सर्किट में सर्कुलेट होते रहता है। मतलब मान लिया है कि हमने क्या किया कि एक चार्ज कैपेसिटर को, पहले कैपेसिटर लिए, उसको चार्ज कर लिए, ठीक। चार्ज कैसे करते हैं, तो एसी करंट सोर्स में क्या करते हैं, उसे कनेक्ट करते हैं। जैसे ही कनेक्ट करेंगे वह चार्ज हो जाएगा। उस चार्ज कैपेसिटर को इंडक्टर से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि व्हेन ए कैपेसिटर इज सप्लाइड विथ एन एसी करंट इट गेट्स चार्ज। कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज हो जाता है। और इसको क्या करते हैं, व्हेन दिस चार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ एन इंडक्टर। जब इस चार्ज कैपेसिटर को इंडक्टर के साथ कनेक्ट करते हैं तो एक सर्किट कंप्लीट होता है। सर्किट जैसे ही कंप्लीट होगा, करंट फ्लोज थ्रू द इंडक्टर, करंट उस इंडक्टर से पास होने लगता है, गिविंग राइज टू मैग्नेटिक फ्लक्स। अब उसमें क्या होता है, करंट बढ़ना शुरू होता है, इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स भी उससे बढ़ने लगता है। एक्चुअली इंडक्टर जो होता है वह सोलेनॉइड की तरह दिखता है, मतलब वह लपेटा हुआ चीज़ रहता है स्पाइरल शेप में। तो जैसे ही करंट पास करेगा तो वहाँ पे तो एरिया भी वो कवर किए हुआ है। एरिया जो कवर किए हुआ है, इस ढंग का जो एरिया कवर किया हुआ है, तो ये तो एरिया हो गया उसके लिए। और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है आई, तो आई का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। जैसे ही आई का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स का वैल्यू इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, फ्लक्स का वैल्यू इंक्रीज करेगा। फ्लक्स के वैल्यू इंक्रीज होने से वहाँ पे क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। उसमें क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। द गिविंग राइज टू मैग्नेटिक फ्लक्स, हेंस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट। उसमें क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो उसको अपोज करता है, जिसके कारण ये प्रोड्यूस हो रहा है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ड्यू टू दिस द चार्ज और एनर्जी ऑन द कैपेसिटर, जो चार्ज और एनर्जी है इस कैपेसिटर पे, वह तो लॉस हो रहा था। किसके कारण, तो इस कैपेसिटर से इसमें करंट सप्लाई हो रहा था, तो इसका जो एनर्जी था वो लॉस करके इसमें एनर्जी में स्टोर हो रहा था, क्योंकि इसका करंट बढ़ रहा था। एनर्जी इन द कैपेसिटर डिक्रीजेज एंड एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज स्टोर इन द इंडक्टर in the form of magnetic field. When the discharging of the capacitor completes, current and magnetic flux link with L starts decreasing। मतलब क्या हुआ कि करंट एनर्जी जो था कैपेसिटर में वह लॉस हो गया, और वह लॉस जितना भी एनर्जी हुआ होगा वो सारा एनर्जी किस में स्टोर हो गया, इंडक्टर में स्टोर हो गया। अब वो सारा एनर्जी इंडक्टर में स्टोर हुआ तो वह किस फॉर्म में स्टोर हुआ, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, ठीक। इस हिसाब से वहाँ पे क्या हो गया कि वहाँ पे एनर्जी स्टोर हो गया इंडक्टर में। अब व्हेन द डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर कंप्लीट्स, जब उसका डिस्चार्जिंग कंप्लीट हो जाता है, वह 100% अपना एनर्जी ख़त्म कर लेता है, तब क्या करता है, करंट एंड मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ एल स्टार्ट डिक्रीजिंग। जो करंट होता है या फिर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उस इंडक्टर के थ्रू वह क्या करता है, डिक्रीज करना शुरू करता है। और ऐसा लेंज लॉ बोला था कि अगर फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो उसमें इस ढंग से करंट जनरेट होता है कि उसे इंक्रीज करने का कोशिश करेगा। तो therefore an induced EMF is produced which recharges the capacitor in opposite direction। तो जो इंड्यूस्ड EMF था किस में, इंडक्टर में, वह क्या करेगा, बैक करंट सप्लाई करेगा, जो कि उसको क्या करेगा, कैपेसिटर को फिर से रिचार्ज करने का कोशिश करेगा, और रिचार्ज करता भी है। तो इससे क्या होता है कि फिर जब कैपेसिटर रिचार्ज हो जाएगा तो फिर वो इंडक्टर से करंट पास करना शुरू करेगा। तो अब ये समझ में आया कि ऐसा चीज़ रिपीट होते रहता है कि जो कैपेसिटर के पास एनर्जी था वह इंडक्टर के पास जाएगा, और जो इंडक्टर के पास एनर्जी था वह किस में जाएगा, कैपेसिटर के पास। दिस चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग इज नोन एज एलसी ऑसिलेशन। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलसी ऑसिलेशन कहते हैं। एलसी का मतलब होता है इंडक्टर और ये कैपेसिटर, यही दोनों सर्किट में है।